सब देखकर दिमाग सुन पड़ गया था। अचानक से लड़ाई के बाद ऐसा दूसरी बार हो रहा था। तभी चांदनी काशी जी को देखकर बोली, चेतन, हमें इन्हें तुरंत ही तुम्हारे कमरे में सुला देना चाहिए और वैद्य जी की दी हुई दवाई देनी चाहिए। पिछली बार भी उनकी दी हुई दवाई से ही इन्हें आराम मिला था। चेतन ने अपने जज्बातों पर काबू रखते हुए तुरंत काशी जी को उठाया और चांदनी व माही की मदद से उन्हें अपने कमरे में लटा दिया। चेतन और माही दोनों काशी जी के हाथ पैर पकड़कर शरीर में पड़ी जकड़न छुड़ाने में लगे हुए थे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी चांदनी ने बिना देरी किए तुरंत दवाइयां ले आना जरूरी समझा। वो भागकर नीचे गई और दवाई ले आई। फिर किसी तरह उन तीनों ने मिलकर काशी जी को दवाई खिला दी। दवाई खिलाने के बाद भी काफी देर तक जब कोई असर ना पड़ा तो वो तीनों घबरा से गए। लेकिन फिर कुछ ही देर बाद काशी जी के शरीर की जकड़न छूट गई। तब जाकर सभी ने राहत की सांस ली। एक तरफ जहां आज का दिन चेतन और बाकी सबके लिए मुश्किलों से भरा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ वीर सिंह के लिए भी ये दिन कुछ कम मुश्किल भरा नहीं था। वीर सिंह बड़ी ही हिम्मत करते करते गांव के दूसरे हिस्से में स्थित मारू के घर तक पहुंचा। घर का पता पहले कभी मारू ने वीर सिंह को बताया जरूर था, लेकिन वीर सिंह को याद नहीं रह सका। जब वीर सिंह किसी से पूछते हुए उसके घर पहुंचा तो उस इलाके में सिवाय एक पुराने से घर के अलावा कोई और घर नहीं था। पड़ोस वाले घर भी थोड़ी दूर थे। वीर सिंह उस घर को देखते हुए बोला, हे भगवान, मुझे मारू की पत्नी का सामना करने की हिम्मत देना। इतना कहकर जैसे ही वीर सिंह ने दरवाजा खटखटाया तो मारू की पत्नी गोमती ने दरवाजा खोला और बोली, जी आप कौन? मारू जी घर पर नहीं है, किसी दोस्त से मिलने गए हैं और कब तक आएंगे कुछ नहीं कह सकती। वीर सिंह उसके द्वारा एक सांस में कही गई बात को सुनकर अपनी आवाज की लड़खड़ाहट पर काबू नहीं कर सका। वो वेदना में भारी हो चुकी आवाज से बोला, वो मित्र मैं ही हूं। ये सुनते ही गोमती मुस्कुराते हुए बोली, अरे आप ही वीर सिंह जी हैं? आप अंदर आइए ना, बाहर क्यों खड़े हैं, आइए आइए। कहते हुए मारू की पत्नी गोमती अंदर जाने लगी, लेकिन वीर सिंह बाहर ही खड़ा रहा। गोमती वीर सिंह के आने की खुशी में चाय बनाने के लिए खाली कप ट्रे पर जमा चुकी थी, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ी तो देखा वीर सिंह अब भी दरवाजे पर नजरें झुकाए खड़ा थे। गोमती उसे रोता देख कुछ समझ गई थी। अब उसके हाथ लड़खड़ाने लगे थे। वो वीर सिंह से कुछ पूछने के लिए बोलना चाहती थी, लेकिन शब्द थे कि उसकी जुबान पर अटक कर रह गए हो। जैसे ही वो दरवाजे के पास आई, बाहर जीप में रखी सफेद कपड़े में लिपटी हुई मारू की लाश पर उसकी नजर पड़ गई। उसके हाथ से वो ट्रे छूट गई और सारे कप जमीन पर गिर गए। वो जोर से चित्कार मारते हुए चिल्लाई, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये सपना है। कहते हुए गोमती दौड़कर जीप के पास पहुंच गई और लाश पर से कपड़ा हटाकर जोर जोर से रोने लगी। इधर दरवाजे पर खड़े वीर सिंह की आंखों के आंसू भी थम नहीं रहे थे। अब क्या कहूंगा मैं, भगवान हिम्मत देना बस, वीर सिंह ने हाथ जोड़ते हुए कहा। इधर दूसरी तरफ अपनी मां को रोता देख मारू का 7 साल का बेटा गौतम भी घर के बाहर चला गया और मां के आंचल को पकड़कर रोने लगा। वीर सिंह ने गौतम को गोमती से दूर हटाकर खुद से चिपका लिया और वो भी जोर जोर से रोने लगा। एकाएक वीर सिंह रोती हुई आवाज में बोला, हाँ, आपने उसे जाने ही नहीं देना चाहिए था। उसने बताया था कि आपकी दी हुई हिम्मत से वो वहां गया था। मैंने अपनी जान बचाने का बदला कभी उससे इस तरह नहीं मांगा कि वो मेरी ही जान बचाकर अपना बदला चुकाए। ये सुनकर गोमती रोते हुए बोली, तो और क्या करती, घर में बैठकर तो सिर्फ खुद को कोस रहे थे। मुझे नहीं पता था कि वो विदाई उनकी अंतिम विदाई होगी। कहते हुए गोमती फूट फूट के रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग आ गए। धीरे धीरे वहां लोगों की भीड़ जमा हो रही थी। अंतिम क्रिया की सारी तैयारियां वीर सिंह ने ही की। गोमती सदमा लिए घर में बैठी थी, लेकिन जब क्रिया पूर्ण हुई तब वीर सिंह मानू के घर वापस आया और गौतम के सिर पर हाथ रखकर बोला, गोमती जी, आप चिंता मत करना। मेरे मित्र ने मुझसे कसम ली है कि मैं उसके बेटे को कभी पिता की कमी महसूस ना होने दूं। तो मैं वादा करता हूं, मैं इस वचन को हमेशा निभाऊंगा। इतना कहकर वीर सिंह आंखों में आंसू लिए वापस घर की ओर चला आया। शाम होते होते वीर सिंह घर पहुंच चुका था, लेकिन घर पर उसे कोई नजर नहीं आ रहा था।
जैसे ही वीर सिंह ने चेतन और बाकी सबको आवाज लगाई तो पता चला सबके सब ऊपर चेतन के कमरे में है। वीर सिंह जैसे ही चेतन के कमरे में पहुंचा तो देखा काशी जी पलंग पर लेटे हैं। उन्हें देखते ही वीर सिंह बोला, क्या हुआ पिताजी को चेतन? वीर सिंह को सामने देख चेतन झट से उठा और उसके पास आकर बोला, अच्छा हुआ वीर सिंह तुम आ गए। क्या बताऊं, आज दिन भर में काफी सारी घटनाएं घट गई। कहते हुए चेतन ने एक के बाद एक घटित सारी बातें वीर सिंह के सामने रख दी। वीर सिंह चेतन की सारी बातें सुनकर बोला, पिताजी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। हमें वैद्य जी को फोन करना चाहिए और उन्हें यहाँ बुला लेना चाहिए। उनके बगैर पिताजी की तकलीफ को समझ पाना हमारे बस की बात नहीं है। वीर सिंह की बात सुन के चेतन उसकी बात से इत्तेफाक रखते हुए चांदनी से बोला, चांदनी आज ही वैद्य जी को फोन कर दो और उन्हें अपने घर आने के लिए न्योता दे देना। इस समय पिताजी को एक डॉक्टर के साथ साथ एक दोस्त की भी जरूरत है। तभी एकाएक चेतन को कुछ याद आया और वो वीर सिंह की तरफ देखकर बोला, अरे हाँ, तुम तो मारू के घर गए थे ना, कैसा रहा सब कुछ वहां? ये सुनते ही वीर सिंह का दुख बाहर आ गया। वो कुर्सी पर बैठते हुए बोला, और कैसा रहेगा? जिस घर में पत्नी का सुहाग गया हो, बेटे का बाप गया हो, घर का मुखिया गया हो, वहां सब कुछ कैसा होगा? वीर सिंह की ये बात सुन सबकी नजर नीचे की ओर झुक गई। तभी वीर सिंह दोबारा बोला, मारू मिट्टी के खिलौने बेचकर अपना घर बार चलाने वाला एक मजदूर वर्ग का आदमी था। उसके जाने के बाद तो घर की आमदनी तक चली गई है। जाने अब सब कुछ कैसे होगा। पति पत्नी दोनों में से किसी के माता पिता नहीं थे और ना ही कोई रिश्तेदार। कहां से आकर गांव में रह रहे थे कोई नहीं जानता। कुल मिलाकर उन्हें सहारा देने वाला अब कोई नहीं है। इस बात पर कोई कुछ ना बोल सका, सभी चुपचाप सुन रहे थे। इसके बाद वीर सिंह कमरे से बाहर चला गया। उधर माही और चांदनी भी रात के खाने का इंतजाम करने लग गई। वीर सिंह अकेला छत पर काफी देर तक टहलता रहा। धीरे धीरे शाम भी ढलकर रात का रूप ले चुकी थी। काशी जी को भी अब तक होश आ चुका था, लेकिन उनकी हालत बड़ी ही नाजुक थी। वो ठीक से चल तक नहीं पा रहे थे। चेतन किसी तरह उन्हें सीढ़ियों से होते हुए नीचे अपने कमरे तक ले गया। इसके बाद सभी लोगों ने साथ मिलकर खाना खाया, लेकिन वीर सिंह की भूख प्यास सब मर चुकी थी। दिन भर के गुजरे दृश्य उसकी आंखों के सामने चल रहे थे। वो जल्दी ही अपना खाना खत्म कर अपने कमरे की ओर चला गया। वीर सिंह को इस तरह से जाता देख चेतन मन ही मन बोला, मैं जानता हूं वीर सिंह, तुम्हारी चिंता का कारण क्या है, लेकिन उसका सुझाव भी है मेरे पास। जब सभी लोग अपना खाना खत्म करके अपने अपने कमरे की ओर सोने चले गए, तब चेतन वीर सिंह के कमरे में जा पहुंचा और लाइट ऑन किया तो पाया वीर सिंह अंधेरे में अकेला बैठा है। वो उसके पास बैठते हुए बोला, मुझे पता है तुम्हारी चिंता का विषय ये है कि तुम मारू को दी हुई कसम कैसे पूरी कर पाओगे, कैसे उसके परिवार को सपोर्ट कर पाओगे। इन सब चिंताओं को दूर करने का अब एकमात्र उपाय है। वीर सिंह ने उदासी भरी नजरों को उठाते हुए पूछा, और वो क्या है? तभी चेतन उठ खड़ा हुआ और उसे खींचकर बाहर ले जाते हुए बोला, चलो मेरे साथ। वो वीर सिंह को लेकर काशी जी के कमरे में ले आया और फिर काशी जी से बोला, पापा जिस बारे में हमारी बात हुई थी वो बताओ इसे। ये सुनते ही काशी जी पलंग पर टिककर बैठते हुए बोले, बेटा वीर, क्या नाम है मारू की पत्नी का? इस पर वीर सिंह तुरंत बोला, गोमती। तब काशी जी दोबारा उसे देखते हुए बोले, हाँ गोमती, अगर तुम्हें उसके परिवार को सहारा देना है या उसके बेटे को पिता का प्रेम देना है तो तुम्हें उससे विवाह कर लेना चाहिए। उसकी सभी मुश्किलें हल हो जाएंगी और तुम्हें भी साथी मिल जाएगी। ये सुनते ही वीर सिंह झिड़कते हुए बोला, कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? लोग मुझे अवसरवादी कहकर बुलाएंगे, उस महिला की बेइज्जती करेंगे। नहीं, ये संभव नहीं। समाज उसे जीने नहीं देगा ना, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। ये कहते हुए वीर सिंह तेज कदमों से वहां से निकल गया। एक तरफ वीर सिंह के लिए गोमती से शादी करना मुश्किल था, तो वहीं दूसरी तरफ सारी बातों के बीच माही के मन की अपनी ही अलग दुविधा थी। वो पलंग पर लेटे लेटे छत की ओर देखते हुए बोली, ऐसा लगता है चेतन मुझसे दूर हो गया है। इतने दिनों के बाद हम मिले हैं, ना तो उसने मन भर के मुझे गले लगाया है और ना ही प्यार भरे तो बोल बोले। आखिर मुझसे भाग क्यों रहा है? कहीं ये सब चांदनी का किया कराया तो नहीं?
उसी ने चेतन को मुझसे दूर तो नहीं कर दिया। मुझे बात करनी चाहिए उससे। ये कहते हुए माही बिस्तर से उठ खड़ी हुई और चांदनी के दरवाजे के बाहर दस्तक देने से पहले सोचते हुए खुद से बोली, मुझे बात करनी भी चाहिए या नहीं, कहीं ऐसा ना हो उसे बुरा लग जाए। लेकिन अब आ गई हूं तो बात कर ही लेती हूं। उसने दरवाजा खटखटाते हुए कमरे के अंदर प्रवेश किया। माही को देख चांदनी थोड़ा सकपका सी गई, फिर बोली, अरे माही आओ आओ। माही मुस्कुराते हुए बोली, कैसी हो चांदनी, तुम्हारी सिर की चोट कैसी है? चांदनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अभी तो ठीक है, तुम बताओ कैसे आना हुआ? माही ने नजर झुकाकर चांदनी की बात का जवाब देते हुए कहा, चांदनी, मैं तुमसे चेतन के बारे में बात करने आई हूं। दरअसल जब से मैं लौटी हूं तब से मेरे बीच में कुछ ठीक नहीं है। वो मुझे इग्नोर कर रहा है, ना ठीक से बात कर रहा है, ना मेरे आसपास रहता है। तुमसे कोई बात हुई है क्या इस बारे में? ये सुनते ही चांदनी की आवाज में लड़खड़ाहट आ गई, क्योंकि वो जानती थी कि चेतन के इस तरह से बिहेव करने का कारण क्या है। वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और दूसरी तरफ फेस घुमाते हुए बोली, नहीं नहीं, तो मुझे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। तुम कहोगे तो मैं उससे इस बारे में बात करूंगी। कहते हुए चांदनी की धड़कन तेज हो रही थी। तभी माही भी उठते हुए बोली, नहीं रहने दो, मैं ही मौका देखकर उससे बात कर लूंगी। इतना कहते हुए माही जाने के लिए मुड़ी ही थी कि चांदनी बिना उसके तरफ मुड़े अपने मंगलसूत्र को पकड़ते हुए बोली, तुम चिंता मत करो माही, पिछले दिनों सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ कि शायद चेतन को समय ही नहीं मिल पाया होगा। जैसे सब ठीक होगा तो वो वापस पहले जैसा हो जाएगा। कहते हुए चांदनी की आंखों में आंसू आ गए। उधर चांदनी की बात सुन माही दरवाजे तक पहुंचते हुए बोली, होप सो, जैसा तुम कह रही हो वैसा ही हो। इतना कहकर माही वहां से निकल गई। उसके जाते ही चांदनी ने झट से दरवाजा बंद कर लिया और दरवाजे से टिककर सिसक कर रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो माही, सच तुम सुन नहीं पाओगी, मजबूरी में ही सही, लेकिन हम दोनों ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। पता नहीं इस धोखे का अंजाम क्या होगा। कहते हुए वो वहीं दरवाजे के सहारे काफी देर बैठी रही। इधर वीर सिंह अपने कमरे में जाकर मन ही मन खुद से बात करते हुए बोला कि चेतन भी ना कुछ भी बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। फूलपुर कोई शहर तो है नहीं जो सब कुछ चल जाए। यहाँ गांव में समाज और रीति रिवाजों के हिसाब से चलना पड़ता है। नहीं नहीं, जो वो लोग कह रहे हैं वो संभव नहीं है। वीर सिंह चेतन और काशी की बात को लेकर बहुत बेचैन था। वो अपने कमरे से बाहर निकल सीधे अरुणोदय जी और उसके बाकी पूर्वजों की तस्वीरों वाले कमरे में चला गया और अरुणोदय सिंह की तस्वीर के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, दत्ता जी, अब आप ही कोई मार्ग दिखाइए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आप लोगों की तरह जिम्मेदारी उठाना तो चाहता हूं, लेकिन जो तरीका पिताजी और चेतन मुझे बता रहे हैं उससे सिर्फ बदनामी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मुझसे उस छोटे बच्चे का दर्द नहीं देखा जाएगा। आप ही कोई मार्ग सुझाइए। काफी देर अरुणोदय सिंह की तस्वीर के सामने वीर सिंह खड़ा प्रार्थना करता रहा। उसके बाद वो सारी बत्तियां बुझाकर सोने के लिए अपने कमरे की ओर चला गया। अभी वीर सिंह ने कमरे में पहुंचकर बिस्तर पर सिर रखा ही था कि अचानक दरवाजे पर तेजी से दस्तक होने लगी। क्योंकि दीवार गिर चुकी थी तो वीर सिंह को आवाज लगाते हुए आदमी की ध्वनि साफ सुनाई पड़ रही थी। वीर सिंह हड़बड़ी में उठता हुआ कमरे के बाहर आया और जल्दी से दरवाजे के करीब पहुंचते हुए सामने खड़े आदमी से बोला, जी आप कौन? कहिए, मैं ही वीर सिंह हूं। तभी वो आदमी हड़बड़ी में बोला, आप ही है ना जो सुबह मारू जी के शरीर को लेकर आए थे? वीर सिंह ने आश्चर्य की मुद्रा में आगे बढ़ते हुए कहा, हाँ, लेकिन क्या हुआ? तब वो आदमी बोला, दरअसल उनके आसपास के लोगों ने बताया कि उनके परिवार के एकमात्र आप ही परिचित है, तो मैं ये आपको बताने आया हूँ। मारू जी की पत्नी ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। ये सुनकर वीर सिंह हैरानी से बोला, क्या? और फिर बुरी तरह से हैरान हो गया। क्या गोमती की जान बच पाएगी? वीर सिंह की इसमें क्या भूमिका रहेगी? जानने के लिए सुनते रहिए खूनी वधू, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।